हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कि रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट से रिलेटेड थी। इस सीरीज में हम फायर रेस्क्यूर एफआर, लीड फायर रेस्क्यूर एलएफआर और फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर एफडीआर के पेपर्स की तैयारी कर रहे थे। साबका पार्ट्स में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हम साबका पेपर्स में से अहम तरीन सवालात को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, इसके अलावा नोट कर लें, हमारा इरादा ये था कि इस सीरीज में फायर फाइटिंग से रिलेटेड एफआर, एफडीआर और एलएफआर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। तमाम सवालात जो है वो पोस्ट रिलेटेड हों, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स की मेल्स आ रही हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि इस सीरीज में जनरल नॉलेज जीके को भी शामिल किया जाए। इसलिए जितने भी आगे के मजीद पार्ट्स हैं हम उनमें हम कोशिश करेंगे कि अहम तरीन जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करें। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 क्वेश्चंस साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड इन फायर सूट्स? फायर सूट्स में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? वीवर्स, ये फायर सूट्स वो सूट्स होते हैं जो एक फायर फाइटर फायर फाइटिंग से पहले पहनता है। इन सूट्स को पहनने के बाद फायर फाइटर जो है वो फायर फाइटिंग करता है। ये सूट्स नोमैक्स मटेरियल के बने होते हैं। नोमैक्स मटेरियल के ये सूट्स जो हैं ये 5 सेकंड तक शोलों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इनका जो टेम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है ये 1600 सेंटीग्रेड तक हीट टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। वीवर्स, यहाँ पे एक मिसकंसेप्ट है, उसको क्लियर कर लें। कई लोग ये समझते हैं कि जो फायर फाइटर्स ने सूट पहना होता है जो नोमैक्स मटेरियल का बना होता है इसे आग नहीं लगती। ये जो सूट होता है ये सिर्फ 5 सेकंड तक फ्लेम्स को बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा ये सूट जो है फायर के सामने, आग के सामने रहेगा तो ये भी आग पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच मटेरियल इन फायर टर्न आउट गियर इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन? जो फायर फाइटर ने सूट पहना होता है, अगर आप नोट करेंगे रात के वक्त अगर आपने रेस्क्यू 1122 के जवानों को, रेस्क्यूअर्स को फायर फाइटिंग करते देखा है तो आपने देखा होगा जो फायर सूट वो पहनते हैं वो चमकता है। ये जो चमक होती है जो फायर सूट की, ये चमक पैदा करने के लिए एरिडियम नामी एक मटेरियल है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। फायर सूट में या टर्न आउट गियर्स में ये दोनों एक ही लफ्ज़ है। फायर सूट कह लें या टर्न आउट गियर कह लें, एक ही बात है। इसमें जो रिफ्लेक्टर के लिए जो पट्टियाँ लगाई जाती हैं उनमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो एरिडियम होता है। क्वेश्चन नंबर 78, द रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD was established among Pakistan, Iran and Turkey in 1964 and was annulled in। वीवर्स, ये 2020 के FR का पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। RCD ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। RCD स्टैंड्स फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 ममालिक पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने 1964 में कायम किया। 1964 में इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया और 1979 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 79, स्मोक इज अ डैश ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस। धुआं जो है ये अपनी हालत जो है ठोस से गैस में तब्दील कर लेता है। इसे कोलाइडल डिस्पर्शन कहते हैं। कोलाइडल डिस्पर्शन क्या होता है इसको आपको समझाने के लिए उर्दू में डेफिनेशन लिखी है, चीज़ का अपनी असल हालत छोड़े बगैर दूसरी हालत में आ जाना कोलाइडल डिस्पर्शन कहलाता है। वीवर, इसके अलावा नोट कर लें, कहीं से भी धुआं उठ रहा होगा तो इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट कंबशन है, कि अभी आग जो है मुकम्मल तौर पर नहीं लगी या आग लगकर बुझ गई है। ये इनकम्प्लीट कंबशन की निशानी है, धुआं निकलना। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्मोक? धुएं की कितनी इकसाम है? धुएं की 4 इकसाम हैं, जिनमें चारों की चारों इकसाम आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई हैं।
इनमें वुडन स्मोक, मेटेलिक स्मोक, केमिकल स्मोक और सिगरेट स्मोक शामिल हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 81, अ ह्यूमन कैन टेक ब्रेथ ऑन हाउ मच टेम्परेचर? A human can take breath on how much temperature? 148.8 सेंटीग्रेड। एक इंसान कितने दर्जा हरारत पर सांस ले सकता है? एक इंसान 148.8 सेंटीग्रेड पर कुछ टाइम के लिए सांस ले सकता है। अगर आप इस सेंटीग्रेड जो फिगर लिखी है इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 फ़ारेनहाइट है। 300 फ़ारेनहाइट पर कुछ लम्हात के लिए, कुछ टाइम के लिए कोई भी इंसान सांस ले सकता है। इससे ज़्यादा जो है सरवाइव नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 82, हु कलेक्टेड वर्सेस ऑफ कुरान ऑन वन प्लेस? ही आल्सो नोन एज जामिउल कुरान। वो कौन सी शख्सियत हैं जिन्होंने कुरान मजीद की आयात को एक जगह इकट्ठा किया? ये जिस शख्सियत ने कुरान मजीद की आयात को एक जगह इकट्ठा किया उन्हें जामिउल कुरान भी कहा जाता है। व्यूअर्स, ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र है। नोट कर लें कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल जो है वो ज़ुन्नूरैन भी है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये तीसरे खलीफा भी हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करें कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? कई पेपर्स में पूछा गया है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां जो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, इसलिए इन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन का खिताब जो है वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को किसने दिया? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। व्यूअर्स, ये जो ज़ुन्नूरैन लफ्ज़ है इसका मतलब है दो रोशनियों का मालिक, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में थी, इसलिए इन्हें ज़ुन्नूरैन दो रोशनियों का मालिक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 83, अल बैरूनी फेमस हिस्टोरियन केम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी। अल बैरूनी 11वीं सदी में इंडिया आया। अल बैरूनी का असल नाम अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी था। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ मैनी मनासिक हज? मनासिक हज की तादाद 7 है, जिसमें एहराम बांधना, तवाफ़ काबा, तलबिया, सही, हकूक़ के अराफात, रमा और हलक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 85, द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन डिवाइड एंड क्वाइट in 1943 was against the movement of Quiet India proposed in। व्यूअर्स, यहाँ पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट का जिक्र किया गया है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है इसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट को महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को शुरू किया। महात्मा गांधी की इस तहरीक क्वाइट इंडिया के जवाब के तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में एक तहरीक चलाई, एक स्लोगन, एक नारा बुलंद किया जो डिवाइड एंड क्वाइट था। क्वेश्चन नंबर 86, डैश लेट फनरल प्रेयर ऑफ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एंड उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नमाज जनाजा अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ाया। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब फोत हुई उस वक़्त इनकी उम्र 67 साल थी और जब उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई उस वक़्त इनकी उम्र 91 साल थी। वीवर्स, अगर आप फायर रेस्क्यूर, लीड फायर रेस्क्यूर या फायर एंड डर्ट रेस्क्यूर सीरीज़ को जो आपके साथ डिस्कस हो रही है, इस सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 87, मौलाना मोहम्मद कासिम रिमेन्ड द हेड ऑफ द दारुल उलूम टिल। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी 1880 तक दारुल उलूम देवबंद के सरबराह रहे। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 31 मई 1866 को रखी गई। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी 1866 से लेकर अपनी वफात तक 1880 तक दारुल उलूम देवबंद के सरबराह रहे। यहाँ पर नोट कर लें कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी 1880 में फौत हुए। क्वेश्चन नंबर 88, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी है। नोट कर लें, पंजाब यूनिवर्सिटी को 1882 में कायम किया गया। IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को 1925 में कायम किया गया और पेशावर यूनिवर्सिटी को 1950 में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 89, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान UNMOGIP वाज फॉर्म्ड बाय UNO इन विच ईयर। ये एक मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप था जिसे 1948 में कायम किया गया। कुछ पेपर्स में UNMOGIP का पूछा गया है। UNMOGIP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 39वीं रेजोल्यूशन के तहत जनवरी 1948 को UN के इस आर्गन को कायम किया। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको इंतहाई अहम सजेशन देने जा रहा हूँ। आप जितने भी साबका पेपर्स रीड कर सकते हैं उन्हें रीड करें। आप देखेंगे कि उन तमाम पेपर्स में यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप यूनाइटेड नेशंस के टॉपिक को ज़रूर तैयार करें। आपकी स्क्रीन पर जहां पर मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर एक आई बटन शो हो रहा है। इस आई बटन में इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस के नाम से वीडियो मौजूद है। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। इसे देखने से आपके बहुत से सवालात कवर होंगे और FDR, FR, LFR के अलावा भी आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से 2, 3, 4 नंबर ले सकेंगे। इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के इस टॉपिक को लाजमी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 90, द न्यू नेम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इज। मशरकी पाकिस्तान का नया नाम बांग्लादेश है। मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, पिट इज मोस्ट अपोजिट टू। पिट जो है इसका मतलब है गढ़ा। इसका अपोजिट, इसका मुतजाद, इसका एंटोनम होगा पीक। पीक का मतलब होता है चोटी, बुलंदी। क्वेश्चन नंबर 92, हीथ्रो एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन में वाक़या है। हीथ्रो एयरपोर्ट को बेसिकली 1966 तक लंदन एयरपोर्ट कहा जाता था। उसके बाद इसे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 93, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इन्वेंटेड द सिस्टम राइटिंग एंड प्रिंटिंग फॉर ब्लाइंड्स। इन तीनों चारों ऑप्शंस में ABCD में वो कौन सी शख्सियत है जिसने अंधों के लिए लिखने और प्रिंट करने का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। वीवर्स, लॉइस ब्रेली ने अंधों के लिए लिखने का सिस्टम मुतारफ़ करवाया। लॉइस ब्रेली ये 3 साल की उम्र में अंधे हो गए थे, तो इन्होंने अंधे लोगों की मुश्किलात को समझते हुए उनके लिए एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया जिसे ब्रेली एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। ब्रेली एजुकेशन सिस्टम 1824 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये तीनों चारों पॉइंट्स जो आपको मैंने इस क्वेश्चन में बताए हैं याद रखें, पास्ट पेपर्स में रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 94, UNO स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। UNO को, यूनाइटेड नेशंस को 24 अक्टूबर 1945 को कायम किया गया, जबकि पाकिस्तान ने UN को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया। क्वेश्चन नंबर 95, PDMA मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड भी है
और पूरी सर्विस आप इस टर्म को यूज करेंगे। आपको इसका एब्रीविएशन का पता होना चाहिए। PDMA स्टैंड फॉर प्रोविंशियल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी। PDMA को NDMA एक्ट 2010 के तहत कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 96, वासा स्टैंड्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी। वासा को 1976 में LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कायम किया। क्वेश्चन नंबर 97, MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टियों या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नोट कर लें कि ये एक लीगल एग्रीमेंट की तरह नहीं होता। जिस तरह एक लीगल एग्रीमेंट होता है उस तरह नहीं होता, लेकिन ये भी एक एग्रीमेंट की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वीन सबा वाज रूलर ऑफ। जो क्वीन सबा थी इनका ताल्लुक जो था वो यमन से था। ये यमन की क्वीन थी। ये मलका सबा के बारे में डिस्कशन हो रही है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ जिनका जिक्र है कुरान मजीद में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 99, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वीवर्स, ये दो क्वेश्चन हैं 99 और 100। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इंतहाई तवज्जो से देखिएगा, सुनिएगा। नेल्सन मंडेला डे हर साल 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वीवर्स, सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि नेल्सन मंडेला कौन था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का साबका सदर था। नेल्सन मंडेला ने नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीक चलाई और बहुत सा काम किया। ये तकरीबन 27 साल तक जेल में रहे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने 18 जुलाई को मंडेला डे अप्रूव किया। नवंबर 2009 में एक बिल पेश किया गया जिस बिल की बिना पर मंडेला डे को पास किया गया। नोट कर लें कि पहली बार मंडेला डे 18 जुलाई 2010 को सेलिब्रेट किया गया। जितने भी पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन में बताए हैं ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाएगा। पूरी सर्विस आप इस दिन को सेलिब्रेट भी करेंगे और लोगों को इस बारे में बताएंगे भी। IFFD इज सेलिब्रेटेड ऑन। IFFD जो है 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। IFFD होता क्या है? IFFD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप रेस्क्यू 1122 के एम्प्लॉइज हैं तो आपने नोट किया होगा कि रेस्क्यू 1122 में भी हर साल 4 मई को फायर फाइटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। रैलियाँ निकाली जाती हैं। ये वही फायर फाइटर डे का डिस्कशन है। नोट कर लें कि 4 जनवरी 1999 को फायर फाइटिंग डे जो है फायर फाइटर डे अप्रूव किया गया। ये क्यों अप्रूव किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में एक बुश फायर लगी थी जिसमें 5 फायर फाइटर्स मारे गए थे। तो इसी डिस्कशन को बुनियाद बनाते हुए असम्बली में डिस्कशन हुई, UN की जनरल असम्बली में, और 4 जनवरी 1999 को फायर फाइटर डे को मंजूर किया गया। पहली बार 4 मई 1999 को फायर फाइटर डे सेलिब्रेट किया गया। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें। FR, LFR और FDR की इस सीरीज़ के पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल, हमारी टीम की कोशिश पसंद आई है तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।